हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी सिलेबस के अंतर्गत एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि को पढ़ने वाले हैं। संधि एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें कि हिंदी पूछा जाता है उसमें संधि से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग संधि को बहुत ही आसान सरल शब्दों में और बिल्कुल नए तरीके से सीखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग एक बार पूरा वीडियो देख लेते हैं और संधि को समझ लेते हैं तो आप लोगों को दोबारा संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए संधि को फटाफट जान लेते हैं और समझ लेते हैं। दोस्तों, संधि एक लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको हम 3-4 भागों में पढ़ेंगे। आज का वीडियो हम लोगों का पहला भाग होगा, इसके बाद भी इसके लगभग 3-4 भाग आएंगे। तो आइए फटाफट संधि को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं संधि क्या होता है, संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, अर्थात जब दो समीपवर्ती वर्ण का जुड़ाव होता है तो उससे उत्पन्न विकार ही संधि कहलाता है। दोस्तों, सरल शब्दों में समझें इसको। जहाँ दो चीज़ें आपस में मिलती हैं वहाँ संधि होता है। हिंदी भाषा के अंतर्गत जब दो वर्ण या अक्षर आपस में मिलते हैं तो वहाँ संधि कहलाता है, और मिलकर एक तीसरा वर्ण जो बनता है वही संधि होता है। इसमें एक शब्द आया है वर्ण। यदि हमें वर्णों का ज्ञान नहीं होगा तो संधि समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम वर्ण को समझ लेते हैं और बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं समझेंगे, बस हल्का सा ओवरव्यू देखेंगे जिससे कि संधि समझने में आसानी हो, बस उतना ही देखेंगे। तो आइए वर्ण को देख लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? संरचना की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड करना संभव नहीं है। दोस्तों, इसको आसान शब्दों में समझें तो हम लोग जो हिंदी भाषा बोलते हैं या लिखते हैं तो उसकी एकदम लघुत्तम इकाई, अर्थात भाषा को तोड़ें, जितना तोड़ सके उतना तोड़ें, तो सबसे छोटी इकाई ही हमारा वर्ण कहलाती है, अर्थात उससे ज़्यादा उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई ही वर्ण कहलाती है। इसको मूल ध्वनि भी कहते हैं। जैसे आप अपने ज़बान से कुछ भी उच्चारित कीजिए तो जो स्वर निकलेगा, जो ध्वनि निकलेगी, वही हमारा वर्ण कहलाएगा। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देख लेते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्णों की कुल संख्या 52 है, जिनको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्वर को समझ लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए अर्थात उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात स्वर को और आसान शब्दों में समझें तो स्वर किसे कहते हैं? जब हम बोलते हैं या उच्चारण करते हैं तो जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वही हमारा स्वर कहलाने लगता है। स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, जिनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। एक तीसरा भी प्रकार है जिनको प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, राम, ये सब प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो आइए अब ह्रस्व स्वर को समझ लेते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व का अर्थ होता है लघु या छोटा। इन्हें लघु स्वर या छोटा स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता हो उन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या छोटा स्वर कहते हैं। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ये? पहला है अ, दूसरा छोटा ई, तीसरा छोटा उ और एक री। यही हमारे 4 मूल स्वर होते हैं। दोस्तों, संधि का असली खेल यहीं से शुरू होता है। यदि ये 4 मूल स्वर न होते तो संधि की शुरुआत लगभग नामुमकिन थी। यहीं से हमारी संधि शुरुआत होती है। इन चारों मूल स्वरों को दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आगे संधि को समझने में आसानी होगी। तो आइए अब समझ लेते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों को उच्चारित करने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता हो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 7 होती है। कौन कौन से हैं ये स्वर? एक हमारा है आ, दूसरा बड़ा ई, तीसरा बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 बड़ा या दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इस प्रकार स्वरों की कुल संख्या 11 हो जाती है।
4 हमारे मूल स्वर थे और 7 हमारे दीर्घ स्वर। इस प्रकार स्वर कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। दोस्तों ये दीर्घ स्वर और ऊपर जो हमने देखा लघु स्वर, इनको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि सारा खेल संधि का यहीं से शुरू होता है। तो आइए अब समझ लेते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से की जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यदि इनमें से स्वर निकाल दिया जाए तो ये स्वर रहित व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 33 है। जैसे क से लेकर ज्ञ तक जितने भी वर्ण हैं ये व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों इसमें एक बात आया है कि स्वर की सहायता से यदि इनमें से स्वर निकाल दिया जाए तो ये स्वर रहित व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आप जितने भी व्यंजन हैं इनको स्वतंत्र रूप से आप उच्चारित नहीं कर सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि क को उच्चारित करिए या बोलिए, तो आप क को जब भी बोलेंगे उसमें अ कोई स्वर लगाकर ही बोलेंगे। बिना स्वर के आप क को बोल नहीं सकते हैं। और स्वर रहित व्यंजन बस केवल लिख सकते हैं, उसको उच्चारित नहीं किया जा सकता। हालांकि इन शब्दों में प्रयोग करके इनको उच्चारित कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देखें हम, जैसे यहाँ पे लिखा गया है प्राकृथन, तो इसमें एक आया है आधा क और एक पूरा क। तो इसमें आधा क को जब उच्चारित करने के लिए आपको अलग से कहा जाए कि आप आधा क को उच्चारित करिए, तो आप आधा क को उच्चारित नहीं कर सकते हैं। जब भी आप बोलेंगे इसमें स्वर लगाकर ही बोल सकते हैं। जैसे आप उच्चारित करके देख लीजिए क, तो उसमें थोड़ा सा स्वर आया ज़रूर है मगर आता ज़रूर है। अब इसको शब्द में प्रयोग करके बोलिए प्राकृथन, तो इसमें आधा क आया है और एक पूरा क आया है, तो हम पूरा क और आधा क को मिलाकर पढ़ सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यंजन जितने हैं इनको स्वर रहित पढ़ा नहीं जा सकता, केवल लिखा जा सकता है। जैसे आधा क, आधा ख आप लिख सकते हैं, आधा ग लिख सकते हैं, इनको उच्चारित नहीं कर सकते हैं, अर्थात बोल नहीं सकते हैं। तो संधि में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आगे इनको भी हम समझेंगे। तो आइए अब संधि को समझ लेते हैं। संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार होते हैं। तो ऊपर हम लोगों ने देखा 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और संधि कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। इस प्रकार संधि 3 प्रकार की हो जाती है। आइए अब स्वर संधि की बात करते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे 2 स्वर वर्ण, जब 2 स्वर वर्ण मिलकर परिवर्तन करते हैं अर्थात विकार अर्थात चेंजिंग जब होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में पहले शब्द का अंतिम स्वर वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर वर्ण मिलने से जो नया तीसरा वर्ण बनता है वही स्वर संधि कहलाता है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे, आप लोग ध्यान में रखेंगे, आगे समझने में बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों इसमें एक बात कही गई है, पहले शब्द का अंतिम स्वर वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर वर्ण। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। बिना इसके समझे हम लोगों को संधि समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम स्वर वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर वर्ण क्या है और कैसे मिलता है, कैसे तीसरा वर्ण बनता है। तो आइए इनको समझ लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर वर्ण, इसमें म में देखें तो म और अ जुड़ा हुआ है, तो इसका अ वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर वर्ण, तो इसमें प्रथम स्वर वर्ण अ है, तो इसमें जुड़ाव जो होगा अ और आ का जुड़ाव जो होगा वो बनाएगा आ। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। यदि आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया है तो आगे हम लोग उदाहरण के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको समझ लेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से है ये 5 प्रकार? पहला है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां आयाति संधि। तो आइए बारी बारी से हम लोग एक एक संधि को समझ लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब 2 सजाती स्वर मिलते हैं तो दीर्घ संधि कहलाता है। यहाँ दीर्घ का अर्थ बड़ा होता है। दोस्तों इसमें बात कही गई सजाती। सजाती का अर्थ है
जो एक समान हों, जो एक ग्रुप के हों, उन्हें सजाती कहते हैं। आइए अब देख लेते हैं मूल स्वर किसे कहते हैं, क्योंकि बिना मूल स्वर को समझे हमें संधि समझने में थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है। तो सबसे पहले मूल स्वर को ही समझ लेते हैं। मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो हमारा मूल स्वर है अ, ई, उ, री। ये 4 हमारे मूल स्वर हैं, क्योंकि संधि की शुरुआत भी यहीं से होती है। अ का बड़ा रूप आ होता है, अर्थात इसका दीर्घ रूप होता है। ई का बड़ा रूप ई होता है, दीर्घ रूप होता है। उ का बड़ा रूप बड़ा ऊ होता है, और री का बड़ा रूप बड़ा री। इसमें री दोनों एक ही है, इसमें छोटा री और बड़ा री कुछ नहीं होता है, री दोनों एक ही समान होते हैं। दोस्तों, ये जो चारों मूल स्वर हैं, ये ही मूल स्वर आगे दीर्घ स्वर उत्पन्न करने में सहायता करते हैं या दीर्घ स्वर बनाने में सहायता करते हैं। कैसे सहायता करते हैं इनको देख लेते हैं। यदि आप अ को उच्चारित करेंगे तो कम समय में अ उच्चारित हो जाता है, लेकिन इसको उच्चारित करने में यदि आप अधिक समय लेते हैं, दुगना समय लेंगे, तो इसका उच्चारण आ में बदल जाएगा, अर्थात इसका दीर्घ रूप आ हो जाएगा। ई को यदि आप बोलेंगे तो कम समय में ई बोल देंगे। यदि आप ई को उच्चारित करने में दुगना समय लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका बड़ा ई में, और ऊ को उच्चारित करने में यदि आप दुगना समय लेते हैं तो ये बड़ा ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार हमारा मूल स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। इस प्रकार हमारे कितने स्वर हो गए, तो 4 ये मूल स्वर पहले से थे। इनको और खींचकर बोलने में या अधिक समय लगाने से 3 और नए स्वर उत्पन्न हो गए। कौन कौन से? आ, ई, उ। ये बड़ा वाला है, इनको बड़ा रूप या दीर्घ रूप कहा जाता है। दोस्तों, इनको एक एक ग्रुप में बांट देते हैं। आ को एक ग्रुप में, ई को एक ग्रुप में, उ को एक ग्रुप में, और री को एक ग्रुप में रखते हैं। इनको ग्रुप में बांटने से हमें आगे संधि पढ़ने में आसानी होगी। जितने भी संधि हैं, चाहे वो दीर्घ संधि हो, चाहे गुण संधि हो, वृद्धि हो या यण हो या अयादि संधि हो, इनको पढ़ने में बहुत ही आसानी होने वाली है। तो आइए इनको ग्रुप में रखकर संधि को समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो दीर्घ संधि में क्या है, जब अ आ यानी एक सजाती अपने सजाती वर्ग से मिलता है, अर्थात अ आ एक ग्रुप में है, जब ये अपने ही ग्रुप से मिलेगा तो हमेशा क्या बनाएगा? बड़ा आ बनाएगा। जब एक वर्ग अपने ही वर्ग से मिलेगा तो हमेशा क्या बनाएगा? आ बनाएगा, अर्थात दीर्घ बनाएगा। अ से मिलेगा तब भी ये आ बनाएगा। यदि आ से मिलेगा तब भी ये आ बनाएगा। यदि आ से मिलेगा तब भी ये आ बनाएगा, और यदि आ से मिलेगा तब भी ये आ ही बनाएगा। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक ग्रुप अपने ही ग्रुप से मिलेगा तो क्या बनाएगा? आ बनाएगा, अर्थात दीर्घ बना देगा, बड़ा बना देगा। उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे प्रथम शब्द है उत्तम, इसमें अंग जोड़ना है तो क्या होगा? प्रथम शब्द का अंतिम स्वर वर्ण क्या है? म है, और म में भी म प्लस अ जुड़ा हुआ है, तो इसमें अंतिम स्वर वर्ण क्या होगा? अ होगा। फिर इसमें दूसरे शब्द में प्रथम स्वर वर्ण क्या है? अ है, अर्थात अ और अ मिलकर हमेशा क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। चूँकि हमने ऊपर देखा था कि एक ग्रुप के यदि अपने ही ग्रुप से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? आ बना लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा उत्तम प्लस अंग उत्तमांग हो जाएगा। हिम प्लस आलय, इसमें से हिम में म और अ जुड़ा हुआ है, म प्लस अ इसमें है, तो अ निकल कर आ से मिलेगा तो क्या बनाएगा? आ ही बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। इसी प्रकार विद्यालय, विद्या प्लस आलय, इसमें य में अ प्लस आ है, तो आ निकल कर इस आ से मिलेगा तो फिर क्या बनाएगा? आ ही बनाएगा। तो इस प्रकार विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय हो जाएगा। तो आइए अब देख लेते हैं अगला वर्ग कौन सा है। अगला वर्ग है ई। ये अपने ही वर्ग से मिलेगा ई से, तो क्या बनाएगा? बड़ा ई बना लेगा, अर्थात दीर्घ बना लेगा। उदाहरण के माध्यम से देखें। रवि और इंद्र को जोड़ना है, अर्थात मेल करना है, तो क्या होगा? रविंद्र हो जाएगा। यहाँ पे व पे छोटी की मात्रा है और इंद्र पे यहाँ पे छोटी की मात्रा है, अर्थात छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ी ई बनाएंगे। हमने ऊपर देखा था ई अपने से किसी से भी मिले, ई चाहे छोटी ई से मिले या छोटी ई बड़ी ई से मिले, तब भी क्या बनेगा?
बड़ा ई ही बनेगा, या तो बड़ी ई छोटी ई से मिले या तो बड़ी ई बड़ी ई से मिले, हमेशा क्या बनेगा, बड़ा ई ही बनेगा, यानी दीर्घ बनेगा। उदाहरण में देख लीजिए, रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। चूँकि यहाँ पे छोटा ई और छोटा ई मिलकर बड़ा ई बनाएंगे तो वह पे बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा, अर्थात रविंद्र हो जाएगा। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं, कपि धन ईश बराबर कपीश। इसमें प पे छोटी की मात्रा है और ईश इसमें बड़ा ई है, तो बड़ा छोटा ई प्लस बड़ा ई मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ई बना देंगे। हमने ऊपर देखा था, इस प्रकार कपीश हो जाएगा। अब हमारा अगला ग्रुप है ऊ का। ऊ जब अपने ही ग्रुप से मिलेंगे, ऊ से मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ा बना देंगे, बड़ा ऊ बना देंगे, दीर्घ बना देंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं, भानु में अंतिम स्वर वर्ण क्या है, ऊ है। उदय में पहला स्वर वर्ण क्या है, ऊ है। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बना देंगे, अर्थात भानु प्लस उदय बराबर क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। हमने ऊपर देखा था कि छोटा ऊ से मिलेगा तब भी हमेशा बड़ा ऊ बनाएगा, या छोटा ऊ बड़ा ऊ से मिले तब भी हमेशा बड़ा ऊ बनाएगा, या तो बड़ा ऊ छोटा ऊ से मिले तब भी हमेशा बड़ा ऊ बनाएगा, या तो बड़ा ऊ से मिले तब भी हमारा बड़ा ऊ ही बनाएगा। इस प्रकार हम देख लेते हैं कि भानु प्लस उदय, इसमें छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाया है। धातु प्लस उष्मा में, धातु में त पे छोटा ऊ का मात्रा है और उष्मा में ऊ पे बड़ा ऊ का मात्रा है। इस प्रकार धातु उष्मा इसका संधि हो जाएगा। अब हमारा अगला ग्रुप है री। री में छोटा री बड़ा री कुछ नहीं होता है, केवल री और री आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, री ही उसका हो जाएगा। यानी एक री जब दूसरे री से मिलेगा तो क्या होगा, री ही रहेगा। उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं, पितृ में री है और ऋण में री है। जब एक री दूसरे री से मिलता है तो री ही बनाता है, इस प्रकार पितृण इसका संधि हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को दीर्घ संधि समझ में आ गया होगा। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, जब एक सजातीय वर्ग अपने ही वर्ग से मिलता है तो हमेशा क्या बनाता है, दीर्घ बना लेता है, अर्थात बड़ा बना लेता है। इसीलिए इसको दीर्घ संधि भी कहते हैं, चूँकि इसका बड़ा हो जाना ही दीर्घ संधि कहलाता है। क्योंकि जब दो सजाती मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, हमेशा दीर्घ बना लेते हैं, अर्थात बड़ा बन जाता है। यहाँ पे आ जो है बड़ा हो गया था, यहाँ पे बड़ी ई हो गया था, यहाँ पे बड़ा ऊ हो गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दीर्घ संधि में हमेशा दीर्घ हो जाता है। दोस्तों, दीर्घ संधि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि कुछ कमी रह गई हो तो हमें कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलिए। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए बाकी की संधि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।